मिलेगा बेटा आपको रिकॉर्डिंग। एक्चुअली एक बात ध्यान रखिए बेटा, आपको अगर जैसे ही जब भी क्लास स्टार्ट हो आपके पास अगर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ना दिखाई दे रहा हो आपको, तो आप इन्फॉर्म कर दे हमेशा, ठीक है? आप हमेशा इन्फॉर्म कर दे कि सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए, ओके? अदरवाइज बेटा रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं हो पाती है, ठीक है? तो आप अगर कभी भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट ना हो तो आप लोग इन्फॉर्म कर देना कि सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए, ओके? इज इट क्लियर? ओके चलिए, तो दोबारा से एक बार फटाफट से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, पेपर नंबर 15, ग्रुप नंबर 1 का पेपर है, जो आपको क्या कहता है कि डिसीजन मेकिंग। बेटा डिसीजन मेकिंग टोटल मिला के 70 मार्क्स का पेपर बनता है आपका। पहला पोर्शन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सेकंड मार्जिनल कॉस्टिंग, फिर 4-5 छोटे छोटे टॉपिक्स है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग और जस्ट इन टाइम। ये 5 टॉपिक है जो बड़े छोटे छोटे टॉपिक है, और कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स आते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है, और ये पूरा मिला के हमें कितने मार्क्स देते हैं? 30 मार्क्स। आपका मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कई नए डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं। फिर आता है बेटा यहाँ पे आपके पास ऑपरेशनल रिसर्च। ऑपरेशनल रिसर्च मतलब जो आपने अपना ओएम पढ़ा था इंटर में, उसी का एडवांस लेवल। कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उस एडवांस लेवल में? जैसे आपके पास आता है ट्रांसपोर्टेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, असाइनमेंट, सिमुलेशन, नेटवर्क, पार्ट सीपीएम एटसेट्रा। कुछ और टॉपिक्स आते हैं बेटा। ये वाला पोर्शन मैं नहीं पढ़ाता हूं आपको, ये 30 मार्क्स का पोर्शन आपको पढ़ाएंगे जय भंडारी सर। ये 30 मार्क्स का पोर्शन जो है वो पढ़ाते हैं जय भंडारी सर। मैं आपको पढ़ाता हूं बेटा डिसीजन मेकिंग, ये 70 मार्क्स का पोर्शन। क्लियर? तो हमें जो कवर करना है, हमारा जो पोर्शन है वो पोर्शन है 70 मार्क्स का। 30 मार्क्स का जो पोर्शन है वो वाला पोर्शन आपको कंप्लीट कराते हैं जय भंडारी सर। क्लियर? इज इट ओके? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? आगे कंटिन्यू करें? बताइए कौन से चैप्टर से कंटिन्यू करें बेटा? कौन से चैप्टर से कंटिन्यू करें? कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ओके चलिए। और कोई, किसी की और कोई चैप्टर की भी इच्छा है क्या? बता दो, मेजॉरिटी देख लेते हैं। साकार कह रहा है सर स्टैंडर्ड। सर जो एकदम बेसिक से स्टार्ट हो, ओके बेटा चलिए। सबसे पहले चलिए स्टैंडर्ड से पहले बेटा मैं आपको एक दूसरी चीज करवाना चाहता हूं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पहले मैं आपको एक दूसरी चीज करवाना चाहता हूं। देखिए सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं इस बार मार्जिनल कॉस्टिंग।
जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर जो कि डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, ठीक है। इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, वेरी बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ बेसिक हम समझेंगे, जो बेसिक हम इंटरमीडिएट में भी पढ़ के आए हैं, ऐसी बात नहीं है, यहां हम दोबारा से पढ़ेंगे और उनको डिटेल में समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, मुझे एक बात बताइए, मार्जिनल कॉस्टिंग में ये क्वेश्चन हो सकता है, मैंने आपसे इंटरमीडिएट में भी पूछा हो, फटाफट से बताइए, किसी भी प्रोडक्ट को मिनिमम किस प्राइस पे सेल करना चाहिए? किसी भी प्रोडक्ट का मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होता है? किसी भी सर प्रोडक्ट जहाँ का पर उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो। मिनिमम सेलिंग प्राइस, हर्षित कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस। नहीं बेटा, कॉस्ट नहीं, कौन सी कॉस्ट? मैंने आपको बताया हमेशा, किसी भी प्रोडक्ट की मिनिमम सेलिंग प्राइस हमेशा उसकी वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए। बीईपी भी नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि बीईपी में फिक्स कॉस्ट भी आती है, हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक प्रोडक्ट है जिसका मार्केट में सेलिंग प्राइस है साहब 10,000 रुपए पर यूनिट। उस प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? उस प्रोडक्ट की मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट है साहब 4,000 रुपीज। मेरी शॉप की बेटा फिक्स कॉस्ट, मेरी शॉप की फिक्स कॉस्ट है 50,000 रुपए। तो एक बात बताइए, मैंने अपनी नई नई शॉप स्टार्ट की है, तो मैं इस प्रोडक्ट को कम से कम कितने रुपए में सेल करूंगा? आज आप मेरे पहले कस्टमर हो, मैं चाहता हूं कि साहब मेरा पहला कस्टमर कभी भी वापस नहीं जाना चाहिए, मुझे उसको प्रोडक्ट सेल करना ही करना है, तो मैं कम से कम कितने रुपए में सेल करूंगा? क्या जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वही प्राइस मैं मांग लूंगा? नहीं साहब, मैं नहीं मांग सकता, मैं 10,000 रुपए में तो सेल नहीं कर सकता, मुझे मिनिमम, बहुत सारे लोगों का आंसर होता है सर 4,000 से 10,000 के बीच में कर दीजिए, जिससे कुछ आपको भी मिल जाएगा। नहीं बेटा, अगर मुझे कम से कम सेलिंग प्राइस रखना है, अगर मुझे कम से कम सेलिंग प्राइस रखना है, तो मैं सेलिंग प्राइस कितना रखूंगा? मैं 4,000 रखूंगा, क्योंकि 4,000 से कम सेलिंग प्राइस कोई भी नहीं रख सकता, क्योंकि 4,000 से कम सेलिंग प्राइस दूसरा कोई भी पर्सन नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है? 4,000 आती है। सर एक बात सोचिए ना, जो पर्सन बाप के बहुत पहले से क्या है, वेल सिचुएटेड है, जिसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, वो क्या करेगा? वो थोड़े दिन के लिए 4,000 से भी कम कर देगा, नुकसान बियर कर लेगा, फिर आप क्या करोगे? मैंने कहा बेटा अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं थोड़े दिन के लिए उसी से खरीदना स्टार्ट कर दूंगा। अगर वो 3,000 में बेचेगा तो मैं उसी से 3,000 में खरीदूंगा और मैं भी मार्केट में 3,000 में बेच दूंगा, जिससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, जो मैं सेल करूंगा उस पे भी उसे ही नुकसान होगा। तो इसका मतलब ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो वेरिएबल कॉस्ट से कम पे सेल कर सकता है। इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग का जो आपका पहला फॉर्मूला होता है उसे कहते हैं मिनिमम सेलिंग प्राइस।
मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा, नोट करते जाना यहां से। मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है वेरिएबल कॉस्ट, या फिर इसे कई बार लिख देते हैं मार्जिनल कॉस्ट। दोनों का मतलब एक ही होता है, वेरिएबल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर? इतनी बात क्लियर है बेटा? फिक्स कॉस्ट ये लिख लिया, पहली लाइन मिनिमम सेलिंग प्राइस कितना है, ओके? यस सर। आगे चलते हैं, दोबारा एक एग्जांपल लिखता हूं बेटा। मेरे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है 10,000 रुपीज। मेरे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है 10,000 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट है 4,000 रुपीज। सेलिंग प्राइस है 10,000, वेरिएबल कॉस्ट है 4,000 और फिक्स कॉस्ट है 60,000 रुपीज। अब एक बात बताइए बेटा, मैं ये देखो ये कौन सा सेलिंग प्राइस है, ये वो सेलिंग प्राइस है जो मार्केट में चल रहा है। मार्केट में कितने रुपए का सेलिंग प्राइस चल रहा है, मार्केट में सेलिंग प्राइस चल रहा है साहब 10,000 रुपीज का। अभी अभी मैंने कहा कि जब मैं नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैं कितने रुपए में बेचना स्टार्ट करूंगा, मैं तो वेरिएबल कॉस्ट में बेचना स्टार्ट करूंगा। मेरे पास जो भी कस्टमर आके रेट पूछेगा मैं उसे क्या रेट बताऊंगा, मैं तो रेट बताऊंगा साहब 4,000। आओ और प्रोडक्ट लेके चले जाओ। सर इससे आपको क्या फायदा होगा, मैंने कहा बेटा 4,000 रुपीज में मैं प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करूंगा तो सारे के सारे कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि मैं बहुत सस्ता सेल कर रहा हूं। लेकिन क्या इससे आपको फायदा हो रहा है, क्या इससे मुझे फायदा हो रहा है क्या? नहीं बेटा, मैं 4,000 रुपीज में प्रोडक्ट तैयार करता हूं या मैं 4,000 में खरीद के लाता हूं और 4,000 में ही क्या कर देता हूं, 4,000 में ही क्या कर देता हूं बेटा, सेल कर देता हूं। 4,000 में खरीद के लाता हूं, 4,000 में बेच देता हूं, मेरे कोई भी फायदा नहीं हो रहा। इसका मतलब मेरे जेब से हर साल कितने रुपए लग रहे हैं, मेरे जेब से हर साल 60,000 रुपीज की फिक्स कॉस्ट लगती जा रही है। ये कहां से आ रही होगी बेटा, ये पापा देते हो, मैं कहां से लाऊं, मैंने तो नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ये 60,000 रुपए मुझे कौन दे देता है, ये 60,000 रुपए मुझे मेरे पापा दे देते हैं क्योंकि उनका बेटा नया नया बिजनेस स्टार्ट कर। फिर क्या हुआ, उन्होंने आपको कहा कि ये जो 60,000 रुपीज है इस साल के तो दे दिए, और उन्होंने कहा बेटा अब तुम्हारा बिजनेस अच्छे से सेट हो चुका है, तुम्हारे पास काफी सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, तुम्हारे पास काफी सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है? एक सेकेंड, तुम्हारे पास काफी सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, तो उन काफी सारे कस्टमर्स से तुम्हारा बिजनेस सेट हो चुका है। अब से ये 60,000 रुपीज मैं नहीं दूंगा, अब से तुम्हें अपना पैसा खुद कमाना है और खुद ही पे करना है। तो आप मुझे बताइए, मान लीजिए कि अब मैं भी मार्केट प्राइस वही कर देता हूं जो मार्केट में चल रहा है। मैंने कहा मेरी शॉप स्टैब्लिश हो चुकी है, लोगों का प्रोडक्ट अगर 10,000 रुपए में
बिक रहा है तो मेरा प्रोडक्ट भी 10,000 रुपए में बिक जाएगा। ठीक है साहब। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि मुझे कम से कम कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी जिससे कि मेरे 60,000 रुपीज की फिक्स कॉस्ट निकल जाए। नीवी कह रही है सर 10 यूनिट। और कोई बताइए। और कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी यूनिट। बेटा एक बात बताइए, जब आप एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, एक प्रोडक्ट सेल करते हैं 10,000 रुपए में, माइनस उस प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट, मतलब वो प्रोडक्ट हमारे पास आने में ही कितने रुपए लग गए, 6,000 रुपीज। तो वो प्रोडक्ट हमें मिलने में ही, सॉरी 4,000 रुपीज तो हमें मिलने में ही लग गए। तो एक यूनिट से हमारे पास जो पैसा बचता है वो पैसा कितना बचता है, 6,000 रुपीज। जब मैं एक यूनिट खरीद के लाता हूं तो मुझे 4,000 रुपए में मिलती है, मैं उसे 10,000 रुपए में सेल कर देता हूं, मतलब एक यूनिट से मेरे पास कितना पैसा बचता है, 6,000। मुझे कितना पैसा चाहिए, मुझे चाहिए बेटा 60,000 रुपीज। इसका मतलब मुझे कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी, मुझे कम से कम 10 यूनिट क्या करनी पड़ेगी बेटा, सेल करनी पड़ेगी। अगर मैं 10 यूनिट सेल कर देता हूं तो फिर क्या मेरी सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट निकल गई, क्या मेरी सारी की सारी फिक्स कॉस्ट निकल गई, क्या मुझे कोई नुकसान हो रहा है क्या मुझे कोई नुकसान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो चलिए देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है बेटा। आपने कहा कि सेलिंग प्राइस है 10,000 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 4,000 रुपए, तो ये जो हमारे पास 6,000 का अमाउंट आता है, ये अमाउंट क्या कहलाता है, कोई बताएगा? वैसे सभी को पता है ये अमाउंट क्या कहलाता है, Contribution. कंट्रीब्यूशन। अमाउंट कहलाता है कंट्रीब्यूशन। इसे कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं, इसे कंट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि ये दो चीजों में कंट्रीब्यूट करते हैं। जब तक फिक्स कॉस्ट रहती है ये फिक्स कॉस्ट को कवर करते हैं, और जब सारी की सारी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाती है तो ये प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इस अमाउंट को क्या कहा जाता है, कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। फिर मैंने कहा कि साहब मैं ऐसे लेवल पे पहुंचना चाहता था जिस लेवल पे मेरी फिक्स कॉस्ट निकल जाए, वेरिएबल तो पहले ही निकल चुकी होती है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, उस लेवल को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2 है जिसे आप कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब BEP। फॉर्मूला में भी क्या बनाया था, 60,000 रुपीज। बेटा वो 60,000 क्या था, वो 60,000 था फिक्स कॉस्ट, डिवाइड किससे किया था, डिवाइड किया था 6,000 से। 6,000 क्या था, 6,000 था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 6,000 रुपीज आपके लिए क्या था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा एक बात बताइए, इस फॉर्मूले से जो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आया है वो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आएगा या वैल्यू में आएगा, Value.
वैल्यू में आएगा, किसने कहा, किसने जवाब दिया? वैल्यू में कैसे आएगा बेटा, एक बात बताइए, वैल्यू में कैसे आएगा? सोच के देखिए, अभी अभी अपन ने क्या किया था, 60,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 6,000, कमाने थे 60,000, एक यूनिट से कमाते हैं 6,000 रुपए, इसका मतलब कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी, 10 यूनिट्स। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट आया है वो किस में आएगा बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा यूनिट्स में। तो सेकंड वाला फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज कॉल्ड बीईपी इन यूनिट्स। इन यूनिट्स कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, हाँ जी, सेकंड फॉर्मूला क्लियर है सभी को? जल्दी से बताइए बेटा, यस और नो का जवाब दीजिए। अगर आपको जवाब नहीं देना है मैं फटाफट से खत्म कर देता हूँ, ये फॉर्मूलाज आपके समझे हुए। ओके, थर्ड फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूला कब तक अप्लीकेबल है? आपने कहा मुझे 60,000 रुपीज कमाने हैं, एक यूनिट से कमाता हूं 6,000, मतलब डिसाइडेड है आप हमेशा वो वाली यूनिट सेल करते हैं, मतलब आप हमेशा वो वाली यूनिट सेल करते हैं जिस यूनिट का सेलिंग प्राइस 10,000 है और जिस यूनिट में आपका फायदा 6,000 है। मतलब आप केवल एक तरह का प्रोडक्ट सेल करते हैं, तब तक तो ये यूनिट्स वाला फॉर्मूला काम का है। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की साइज अलग अलग है, आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस अलग अलग है, फिर आप कैसे निकालेंगे? फिर तो ये फॉर्मूला आपके काम का ही नहीं रहता है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, उस दिन हमें सेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उस सेल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी किसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन वैल्यू में कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वैल्यू में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब सर इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले हमें ये बताइए कि ये पीवी रेशियो क्या होता है। लिखिए पीवी रेशियो का फॉर्मूला, फिर समझते हैं पीवी रेशियो क्या होता है। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सर इसका मतलब देखो, आपने अभी अभी कहा सर हम एक यूनिट से 6,000 कमाते हैं, कितने रुपए में सेल करके कमाते हैं, 10,000 में सेल करके कमाते, मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब आप जितने भी रुपए का माल सेल करते हैं उसका 60% आपके पास क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है। बेटा पीवी रेशियो, पीवी रेशियो वाला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसे कंट्रीब्यूशन का रेशियो भी कहते हैं, इसे कंट्रीब्यूशन का रेशियो भी कहा जाता है। अब कंट्रीब्यूशन का रेशियो आपको क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन का रेशियो आपको कहता है कि साहब आप जितने भी रुपए की सेल करेंगे उसका 60% कमाएंगे। तो मैं कहता हूं मुझे कितना पैसा कमाना है, मुझे कमाना है 60,000 रुपीज। तो मैंने कहा ये 60,000 रुपीज किसके बराबर होने चाहिए, ये 60,000 रुपीज
60% के बराबर होने चाहिए। तो बोले ये कौन से अमाउंट का 60% आता है? ये आता है 1 लाख रुपए का 60%। चेक कर लीजिए बेटा, आप जब 10,000 रुपए में 10 यूनिट बेच रहे थे तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी थी? 1 लाख रुपए। तो दोनों फॉर्मूले आपको सेम ही आंसर देते हैं। यहां आप कह रहे थे 10 यूनिट, यहां हम कह रहे हैं 1 लाख रुपए। मतलब जो आंसर आ रहा है वो किस में आ गया? वैल्यू में आ गया। अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे 10,000 वाली यूनिट बेचो, चाहे 5,000 वाली बेचो, चाहे 2,000 वाली बेचो, चाहे 50,000 वाली बेचो। हम तो कहते हैं कि अगर हमारी सेल की वैल्यू 1 लाख रुपए हो गई तो हमारा कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली 60,000 रुपीज हो जाएगा। हमारा कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली 60,000 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? 4 फॉर्मूले हमने अभी तक लिख लिए हैं। इन चारों फॉर्मूलों में किसी को कोई भी दिक्कत है तो जल्दी से बता दो बेटा। ये सारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हो सकता है आपको आते भी होंगे, अगर नहीं आते तो समझ लीजिए, क्योंकि ये हर क्वेश्चन के बीच में हमारे कहीं कहीं पे काम आते रहेंगे। ठीक है? पीवी रेशियो का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला और होता है, वो भी समझ लीजिए। पीवी रेशियो कई बार हमें 2 पीरियड की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, कई बार आपको 2 अलग अलग पीरियड की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है और कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो वहां पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वहां पे आप फॉर्मूला लगाएंगे चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये भी आपको पीवी रेशियो ही देता है। ये तब काम आता है जब आपके पास मोर देन 1 पीरियड की इंफॉर्मेशन गिवन। जब आपको एक से ज्यादा पीरियड की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई होती है तब आप ये वाला फॉर्मूला लगा के भी पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? ये 5 फॉर्मूला सभी को क्लियर है? चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, बार बार पूछा जा सकता है। फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6। 6 फॉर्मूला आपको क्या कहता है बेटा? रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। इसे डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है? मैं कहता हूं साहब रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। बेटा हमारे पापा है ना, वो बहुत समझदार होते हैं, वो हमें एक बात कहते हैं कि अब आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा है तो आप थोड़ा प्रॉफिट भी कमा के दिया कीजिए हमें। तो अब मुझे पता चला कि साहब अब मुझे 2 काम करने हैं। अब मुझे 60,000 की तो फिक्स कॉस्ट निकालनी है और 60,000 का प्रॉफिट अर्न करना है। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
मेरा फॉर्मूला हो जाएगा भैया, पहले तो फिक्स कॉस्ट निकालो, फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद डिजायर्ड प्रॉफिट निकालो, और इन दोनों को निकालने के लिए मेरे पास क्या अवेलेबल है, कहां से आएगा, कंट्रीब्यूशन से आएगा। तो डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चेक करके देखो बेटा, मैं कहता हूं 60,000 की फिक्स कॉस्ट, 60,000 का प्रॉफिट, और एक यूनिट से जो कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है 6,000। इसका मतलब कितनी यूनिट कम से कम बेचनी पड़ेगी जिससे कि फिक्स कॉस्ट भी निकल जाए और 60,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट भी आ जाए। 60,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट भी आ जाए। कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी, 20 यूनिट्स। बिल्कुल, आंसर इज 20 यूनिट्स। इसका मतलब ये जो आंसर आता है ये किस में आता है, ये आंसर जो आता है इन यूनिट्स में आता है। आंसर जो निकलेगा वो यूनिट्स में निकलेगा। चलिए साहब, अब वही वाली समस्या, सर यूनिट्स में निकलेगा मतलब तो केवल एक तरह के प्रोडक्ट के लिए है। मैंने कहा ठीक है, दोबारा निकाल देते हैं। रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट इन वैल्यू। कोई बता सकता है फॉर्मूला क्या होगा? वैल्यू सर में निकालना डिवाइडेड है, पीवी फॉर्मूला रेशो। क्या होगा? हाँ, सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पीवी रेशो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पीवी रेशियो आ जाएगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल राइट। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आंसर वैल्यू में देना होगा तो पीवी रेशियो आएगा, जब भी आंसर यूनिट में देना होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। चाहे आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे हो, चाहे आप डिजायर्ड सेल्स निकाल रहे हो। क्लियर? तो अभी तक अपन ने 7 फॉर्मूला कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला नंबर 8। फॉर्मूला नंबर 8 बेटा, फॉर्मूला नंबर 8 आपको क्या कहता है? ये फॉर्मूला आपको कह रहा है क्या कोई पर्सन कब सेफ होता है, कोई पर्सन कब सेफ होता है, सेफ सेफ ऐसा कोई टेंशन नहीं, कब सेफ है? कोई भी पर्सन कब सेफ होता है? सब ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट या उससे बाद में? मैं दूसरी भाषा में कहता हूं बेटा, जब भी उसे कोई नुकसान नहीं हो, जब भी उस पर्सन को कोई नुकसान नहीं होता है तो वो पर्सन सेफ होता है। और नुकसान कब नहीं होगा? हम कहते हैं बेटा ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ना ही तो कोई फायदा होता है ना ही कोई नुकसान है। तो ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे आपके नुकसान खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कहूं कि बेटा किसी पर्सन का सेफ्टी का मार्जिन कितना है, ये कैसे पता चलेगा? Actual sale minus break even sales. एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। ओके, मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि किसी पर्सन की सेल ब्रेक इवन पॉइंट से जितनी भी ज्यादा है वो उतना ही उसके पास सेफ्टी मार्जिन है। अगर उसकी सेल कम होती 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 ब्रेक इवन के नीचे चली जाएगी तो वो नुकसान में चला जाएगा।
मतलब वो पर्सन कितना सेफ है, वो पर्सन उतना ही सेफ है जितनी सेफ उसकी सेल जो ब्रेक इवन से ज्यादा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला को मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी मार्जिन कितना है, तो सेफ्टी मार्जिन का फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल। अब अगर हमें इसका आंसर यूनिट में निकालना है तो भैया एक्चुअल सेल यूनिट में पता हो और ब्रेक इवन सेल भी आपको यूनिट में पता हो, तो ये आंसर भी यूनिट में आ जाएगा। फिर मैं कहता हूं साहब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर आपको एक्चुअल सेल्स इन वैल्यू में पता है तो आप ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स भी किस में लिखेंगे, इन वैल्यू में लिखेंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, इन वैल्यू में आएगा। डन, क्लियर है बात? हाँ भाई, क्या इन 9 फॉर्मूलाज में कोई भी दिक्कत है? मेरे अकॉर्डिंग आपको इन 9 फॉर्मूलाज में कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, जल्दी से बताइए। यस और नो जवाब दीजिए। No problem. नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए फॉर्मूला नंबर 10। एक बात बताइए बेटा, एक बात बताइए, किसी भी पर्सन को प्रॉफिट कब होता है? किसी भी पर्सन को प्रॉफिट कब होता है? जितना उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं भाई, जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा? क्या हम ये कह सकते हैं? Yes, sir. बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है साहब, तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा कहूं कि हम एक ऐसा फॉर्मूला बना देते हैं कि भाई प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं कह देता हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स में दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जितने यूनिट का मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है अगर मैं उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा। इसी का दूसरा फॉर्मूला प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू में दिया हुआ है तो उसको मैं पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो भी मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत? तो आज आपका काम केवल इतना है कि आप इन 11 फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे, कल से हम इसको आगे करना स्टार्ट करेंगे। अभी हमें लगभग 5 फॉर्मूला और लिखने हैं जो हमारे आगे चैप्टर्स में काम आने वाले हैं। ठीक है, देर आफ्टर हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले उन 5 फॉर्मूला को और समझेंगे फिर हम उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? ओके,
चलिए बेटा, अभी 11 o'clock आपकी सुरेश सर की क्लास है कॉस्ट ऑडिट की, ठीक है। 11 o'clock आपकी सुरेश सर की क्लास है कॉस्ट ऑडिट की, ओके। तो सभी आईडी पे ज्वाइन रहिए, सभी इसी आईडी पे ज्वाइन रहिए, ठीक है। सभी इसी आईडी पे ज्वाइन रहिए, आपकी सुरेश सर की क्लास है कॉस्ट ऑडिट की, ओके। थैंक यू। हाँ सर। जैसे एक बार मुझे दे दो, मैं क्लास